जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम गणित का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आई होप मेरे साथी आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पाई एक है। पाई क्या है साथियों? पाई एक अपरिमेय संख्या। हमेशा याद रखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है साथियों 22/7, वह एक परिमेय संख्या। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पाई तो एक अपरिमेय संख्या, लेकिन उसका जो मान है 22/7 वह एक परिमेय संख्या है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होंगे। साथियों इसके शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हम बताए थे आपको कि इसको करना है 0 के बराबर। x² लिखेंगे, ये इधर प्लस है, इधर इधर माइनस है, तो इधर आ जाएगा प्लस में। स्क्वायर हटेगा साथियों, रूट चढ़ेगा, और ये प्लस माइनस दोनों में मान आता है, यानी कि एक -√3 होगा और एक +√3 होगा। एक -√3 होगा, एक +√3 होगा, तो एक -√3 एक +√3, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है। साथियों इसको बनाने का दो मेथड है। इसको बनाने का दो मेथड है, दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। पहला देखिए, आप साइन स्क्वायर 45 यानी कि साइन 45 का मान रख के आप बना सकते हैं 1/√2, और नहीं तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है 1। देखिए थीटा का मान दोनों सेम है, दोनों सेम है साथियों, तो वैसे भी 1 हो जाएगा, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या चौथा, समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 का 30वां पद क्या है। 30 पद यानी कि T30 हमें निकालना है साथियों। तो T30 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 29D। ये हम सभी जानते हैं, एक कम लिखते हैं A + 29D। हमें A की वैल्यू निकालना है, जो कि क्या है साथियों 10 है, और D की वैल्यू निकालना है। D की वैल्यू निकालना है तो पीछे वाले को आगे से हमें घटाना है, यानी कि T1 और ये T2, तो T2 - T1 होता है, तो 7 में से 10 को घटाएंगे साथियों, यहाँ पर माइनस का 3 आएगा। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, A का वैल्यू 10 + 29, D की वैल्यू -3 प्लस, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, -29 दिया हो जाएगा साथियों 87, और 87 में से 10 जाएगा साथियों, बचेगा -77। -77 ऑप्शन सी में है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर प्रश्न, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच कितनी दूरी है। यानी कि दोनों के बीच की हमें दूरी निकालना है। साथियों जब भी आ जाए दूरी निकालने वाला, तो हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। लेकिन यदि आपको दूरी सूत्र नहीं याद है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? इसका पहला लीजिए, इसका पहला ले लीजिए, दोनों का पहला लेना है, यानी कि 2 लेना है और माइनस कर देना है इधर 4। दोनों का पहला लेके माइनस करके होल स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर इधर से दूसरा पकड़िए, इधर से दूसरा पकड़िए, दोनों को घटा के होल स्क्वायर, दोनों को घटा के होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, हमारा दूरी आ जाएगा साथियों। 2 में से 4 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2 का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे स्क्वायर से रूट यहाँ पर काट देते हैं साथियों, ये गलती नहीं करना है। बीच में जब तक प्लस और माइनस है तो स्क्वायर से रूट हम नहीं काट सकते हैं। यहाँ रूट हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस 2 का स्क्वायर इधर भी हो जाएगा 4। दोनों को जोड़ेंगे 4 4 8 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं साथियों, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 को 4 गुना 2, तो 4 का तो वर्गमूल निकलेगा 2, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √2 और सही रह जाएगा 2√2 आया। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या छठा, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। साथियों हमें दिया है tan थीटा 3/4, 3/4 दिया है, तो बताइएगा
tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब और बटे में होता है आधार। बटे में क्या होता है? आधार। हमें निकालना है साथियों cos थीटा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है cos थीटा। cos थीटा होता है आधार, आधार और बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या होता है? कर्ण। तो साथियों हमें आधार की तो वैल्यू हमें पता है 4 होगा, 4 होगा। और देखिए किसके ऊपर में 4 है? केवल इसी के ऊपर में 4 है साथियों, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे तो ये हम एक ऑप्शन में हुआ। आधा कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे साथियों? पाइथागोरस पर में भी लगा सकते हैं, पाइथागोरस पर में भी लगा सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस पर में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ट्रिपलेट फॉर्म याद कर लीजिए कि 3 और 4 रहेगा तो आने वाला संख्या 5 होगा। 3 और 4 रहेगा, आने वाला संख्या 5 रहेगा, और 5 हमेशा कर्ण रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में चेंजेज हो सकती है लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। वो बड़ा वाला जो भी संख्या रहेगा वो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण की वैल्यू 5, तो 4/5 ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और है 5, 5, 12 और अगला जो आने वाला संख्या रहेगा 13। ये दोनों ज्यादा पूछता है तो इन दोनों को याद रखिए। कर्ण हमेशा बड़ा वाला रहेगा, 13 कर्ण रहेगा। ये दोनों में चेंज हो सकता है, 12 आधार हो सकता है, 5 लंब हो सकता है, या तो 5 आधार हो जाए 12 लंब हो जाए। इन दोनों में चेंज हो सकता है लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? साथियों किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने अंश का होता है? जो वृत्त पर बना कोण होता है साथियों, जैसे कि एक हम वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त यहाँ पर लिए, यहाँ पर एक वृत्त लिए, इसके केंद्र पर साथियों, इसके केंद्र पर बना जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है साथियों? 360 डिग्री होता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, एक लंबीय बेलन की आयतन का सूत्र क्या है जिसके आधार की त्रिज्या दिया है r और ऊंचाई दिया है h? साथियों लंबीय वृत्तीय बेलन के जो आयतन का सूत्र है, आयतन का सूत्र एक बार याद कर लीजिए। आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी कि HCF क्या होता है? दो लगातार सम संख्याओं का जो मासा होता है साथियों वो 2 होता है। दो लगातार सम संख्याओं का मासा कितना होता है? 2 होता है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 के मान किसके बराबर होता है? एक प्रॉपर्टीज है जो कि क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। बराबर क्या होता है? 1। ये प्रॉपर्टी है। तो हमें यहाँ पर क्या कीजिए, इस सेक स्क्वायर थीटा, इस एक इधर प्लस में तो इधर ले आइए, माइनस में 1 हो जाएगा। ये माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर -1 होता है। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर -1 होता है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब इसमें बहुत सारे बच्चे एपी लगाएंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 प्रकृत संख्या बोला है ना, तो प्रकृत संख्या इस प्रकार से लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, डॉट 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 20 200 तक ऐसे बनाएंगे। इसको करने की जरूरत नहीं है। जब भी दे दे प्रकृत संख्या का योगफल निकालने के लिए तो फॉर्मूला लगाइएगा, n इंटू n प्लस में 1 अपॉन में कर दीजिए 2, अपॉन में क्या कर दीजिए 2। जब भी प्रकृत संख्या पूछ दे तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जहां n की वैल्यू क्या होती है? पदों की संख्या। तो टोटल पद कितने हैं? 200 पद है। तो 200 इंटू में 200 और प्लस में कर दीजिए 1 और अपॉन में कर दीजिए 2। काटेंगे साथियों, 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100। 100 दूनी 200, बाकी 200 इधर 100 और इधर गुना जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे साथियों तो 201 00 201 00। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 13,
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के मूलों के प्रकृति कैसी होगी? बताइएगा इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी साथियों। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें सबसे पहले डी का मान निकालना होगा। तो डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, ए का मान, बी का मान, ये सी का मान। पुट कर दीजिए बी का मान -4, यहाँ पर 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4। 4 चौका 16 और माइनस हो जाएगा 4 चौका 16। ठीक है, 16 में 16 गया 0। जब साथियों डी का वैल्यू 0 के बराबर आता है तब मूल्य समान होता है, वास्तविक और समान होता है। समान क्या होता है? जब डी का वैल्यू 0 के बराबर आता है तब मूल आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए आंकड़े का बहुलक क्या होगा? बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो देखिए 2 को पकड़िए, 2 कितने बार आया? 3 बार आया, तो यही इसका बहुलक कहला जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार आता है वो वही इसका बहुलक कहलाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? साथियों समबाहु मतलब समान भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए का स्क्वायर होता है। ए का स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, √2 निम्नलिखित में किस प्रकार की एक संख्या है? √2 क्या है साथियों? तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है और जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? साथियों एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो कौन कौन सी संख्या आती है? 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है। तो टोटल आने की संभावना कितनी है? 6। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो उसको नीचे लिखिएगा और जो संख्या बोला है सम संख्या, तो इसमें कितनी सम संख्या है? 1 2 3, 3 सम संख्या है तो 3, 1/2 यानी कि सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 18वां नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहा जाता है? जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है साथियों उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर यानी कि व्यास कहते हैं। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि दो समरूप त्रिभुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? एक प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे ना कि जब दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात समान होता है तो उसका आदि भुजाओं का हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इसका रूट निकाल दीजिए। 4:9 का रूट निकाल दीजिए तो क्या होगा? 2:3। वर्गमूल निकाल दीजिए, 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन बी। और वहीं पर दिया रहे भुजाओं का तो स्क्वायर कर दीजिए, भुजाओं का दिया रहे तो स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए, 20वां नंबर क्वेश्चन, कातीय तल में मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? कातीय तल में मूल बिंदु का निर्देशांक साथियों 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? माध्य, इसका माध्य देखिए, पूर्ण संख्या बोला तो पहले पूर्ण संख्या लिख लीजिए 5 गो। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 3 2 5 हो गया। अब सभी को जोड़ दीजिए तो 4 3 7 और 7 2 9 1 10, 10 हो गया। और 10 को जितनी संख्या है तो 5 संख्या तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी की 10 यानी कि 2 आ जाएगा। इसका माध्य क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक कौन से हैं? साथियों इसका हमें शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? इसका हमें शून्यक निकालना है। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए बहुत सारे बच्चे अब गुणनखंड करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्या कीजिए, सबसे पहले बीच वाला को पकड़िए। तो क्या है? बीच वाला हमारा -5 है। ठीक है, अब हमें इस प्रकार से इसको जोड़ना या घटाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको जोड़ने या घटाने पर +5 आ रहा है? तो देखिए ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
क्योंकि इसी को जोड़ने पर माइनस प्राप्त यानी कि +5 प्राप्त हो रहा है। और यदि दो ऑप्शन में मिल जाए, ऐसा ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि दो ऑप्शन में भी तो हो सकता है, तो वैसी स्थिति में लास्ट वाला पकड़िए, 6 पकड़िए। तो ये प्लस में 6 है तो प्लस में ही आना चाहिए, प्लस में ही 6 आना चाहिए। तो देखिए किसको गुना करने पर प्लस में 6 आ रहा है और किसको जोड़ने पर प्लस में 5 आ रहा है। मतलब बीच वाला को उल्टा, यदि माइनस है तो प्लस में 5 आना चाहिए और इसमें प्लस में 6 है तो प्लस में ही 6 आना चाहिए गुना करने पर। लास्ट वाले पर गुना और इसको जोड़ने या घटाने पर। तो गुना करने पर देखिए ऑप्शन ए वाला दोनों में फिट हो रहा है, गुना करने पर हमें प्लस का 6 प्राप्त हो रहा है, जब इसको हम जोड़ रहे हैं तो प्लस का 5 प्राप्त हो रहा है। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें गुणनखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर। त्रिज्या r वाले ठोस अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। साथियों जब भी पूछ ले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। संपूर्ण पूछता है तो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा अर्धगोलक का। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। साथियों ये सब हम सभी जानते हैं, cos बदलता है साइन थीटा में, cos किस में बदलता है, साइन थीटा में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि दो रैखिक समीकरणों का युग्म a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 को लेकिन नहीं बराबर है c1 बटा c2 के, तो समीकरण का युग्म का हल क्या होगा। इसका हल कोई नहीं होता। जब दो को बराबर हो और तीसरा आपस में बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होता। साथियों इस वीडियो में हमने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाए थे और बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। तो पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। साथियों इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में और कमेंट में ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी थी और जितने भी क्वेश्चन बताए थे उतने क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका हर एक कमेंट हमको पता चलता है कि मेरा पढ़ाने का टेक्निक कैसा है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगले क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए।